हेलो स्टूडेंट्स, हम आते हैं सर्विसेज में पेज नंबर 4.65 एग्जेम्प्टेड सर्विसेज नंबर 17 लीगल सर्विसेज एंट्री नंबर 45 यानी मेन लॉ में एंट्री नंबर 45 है, यहां सीरियल नंबर 17 है लीगल सर्विसेज यानी वकीलों की बात कर रहे हैं हम, लॉयर लोग। इन लोग की सर्विस एग्जेम्प्ट है या टैक्सेबल। तो एंट्री नंबर 45 में एग्जेम्प्ट है लीगल सर्विसेज बट सब्जेक्ट टू कंडीशन। आपने देखा डॉक्टर लोगों के अधिकांश, डॉक्टर के तो सभी लगभग जितनी मेडिकल सर्विसेज सभी एग्जेम्प्टेड हो गई। लीगल सर्विसेज यहां एग्जेम्प्टेड कर दी अधिकांश। हम चार्टर्ड अकाउंटेंट की सर्विस एग्जाम नहीं की, क्या कर सकते हैं। लीगल सर्विसेज में क्या लिखा है? सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एन आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल टू, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल यानी जितने भी जजमेंट वाली संस्थाएं होती है, सेशन कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, बहुत सारे ट्रिब्यूनल होते हैं ना, अपीलेट ट्रिब्यूनल, जहां पर भी ये न्याय वाली प्रक्रिया होती है उन सबको आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल कहेंगे। वो लोग जजमेंट कर रहे हैं, आपकी बात सुन रहे हैं, उसकी बात सुन रहे हैं, इसका फैसला दे रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, तो सर्विस तो दे रहे हैं। वो न्याय की, जस्टिस की सर्विस, लीगल सर्विस। तो वो जब सर्विसेज देते हैं आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल टू, किसको देते हैं? एनी पर्सन अदर देन बिजनेस एंटिटी, सभी को, ऑन पब्लिक, सब, एनी पर्सन, बिजनेस एंटिटी को छोड़ के। और बिजनेस एंटिटी को भी नीचे लिखा है एनी बिजनेस एंटिटी विथ एग्रीगेट टर्नओवर अप टू 20 लोग। यानी अगर वो किसी कंपनी की सुनवाई कर रहे हैं, किसी बिजनेस एंटिटी किसे कहते हैं? जिसका कोई ऑर्गेनाइजेशन नाम हो, फॉर्म, कंपनी, प्रोप्राइटरशिप भी जो लीगल नेम से काम करता हो, जिसकी ब्रांडिंग हो चुकी हो, तो इसको हम बिजनेस एंटिटी बोलते हैं। तो उनको अगर मान लो जजमेंट, उनका कोई केस आया कोर्ट में, जैसे रिलायंस के खिलाफ कोई केस आया कोर्ट में, तो अब कोर्ट में उसका जजमेंट हुआ, तो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने किसको सर्विस दी? रिलायंस इंडस्ट्रीज को दी, यानी बिजनेस एंटिटी को दी। अब वो बिजनेस एंटिटी का टर्नओवर 20 लाख रुपए तक हो तो एग्जाम की लिस्ट में लिखा है। इसका मतलब उल्टा पढ़े तो कि इफ बिजनेस एंटिटी टर्नओवर एक्सीड्स 20 लाख देन टैक्सेबल। तो अगर ट्रिब्यूनल कंपनी को सर्विस दे रहा है, बिजनेस एंटिटी को सर्विस दे रहा है, ठीक है, तो वो टैक्सेबल है अगर उनका टर्नओवर 20 लाख से ज्यादा है। लेकिन यहां लिखा हुआ है इफ बिजनेस एंटिटी, पहले वाले में तो लिख दिया अदर देन बिजनेस एंटिटी, तो बिजनेस एंटिटी नीचे आ गया, तो ऊपर बिजनेस एंटिटी को छोड़ के बाकी सब आ गए, यानी हम सब इंडिविजुअल पर्सन आ गए सारे। और नीचे कौन आ गया? बिजनेस एंटिटी। लेकिन उसमें भी कौन से छोड़ दिए? एग्रीगेट टर्नओवर अप टू 20 लाख एंड 10 लाख इन केस ऑफ स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स ड्यूरिंग प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर। ठीक, तो इसका उल्टा मैंने समझा दिया, जिन बिजनेस एंटिटी का टर्नओवर 20 लाख से ज्यादा होगा उनको अगर सर्विस दी जाएगी बाय आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल देन इट इज टैक्सेबल। और तीसरा है तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट वगैरह होगा, यानी वो ट्रिब्यूनल स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ भी तो केस लगते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ भी केस लगते हैं, लोकल गवर्नमेंट के खिलाफ भी केस लगाते हैं लोग गवर्नमेंट के खिलाफ भी केस लगा देते हैं। तो गवर्नमेंट भी तो एक पार्टी रहती है वहां केस में, कि एक व्यक्ति ने केस लगाया सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव आता है, यानी वो जज आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल उनके फेवर में या उनके अगेंस्ट में, लेकिन जजमेंट सर्विस तो दे रहा है। तो अगर सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल टू गवर्नमेंट देन एक्सेप्टेड। तो आप अपने आप को आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल समझो, आप ट्रिब्यूनल हो, आप सर्विस 3 लोगों को दे रहे हो, अदर पर्सन को दे रहे हो, बिजनेस एंटिटी हुज टर्नओवर नॉट एक्सीड 20 लाख, और गवर्नमेंट को दे रहे हो, तो एक्सेप्टेड है। दूसरा है एक पार्टनरशिप फर्म, अ पार्टनरशिप फर्म ऑफ एडवोकेट, लॉयर की जो फर्म होती है वो सर्विस दे, और एन इंडिविजुअल एडवोकेट किसी को सर्विस दे, ठीक है, इंडिविजुअल प्रैक्टिसिंग लॉयर जो होते हैं वो सर्विस दे किसी को, अदर देन सीनियर एडवोकेट, अंडरलाइन कर लें, बाय वे ऑफ लीगल सर्विसेज। यानी एक पार्टनरशिप फर्म किसी का केस लड़ रही है, या एक इंडिविजुअल एडवोकेट जॉली एलएलबी किसी का केस लड़ रहा है। देखिए ना मूवी कितना जबरदस्त है, बड़ी मुश्किल से केस मिलता है लेकिन मिला तो सही। तो इंडिविजुअल एडवोकेट अगर किसी को केस लड़ रहा है तो वो लीगल सर्विस दे रहा है उसको। किसको? सर्विसेज टू एन एडवोकेट, तो हो सकता है एक वकील दूसरे वकील का केस लड़ रहा हो। टू पार्टनरशिप फर्म ऑफ एडवोकेट, हो सकता है एक वकील किसी फर्म का केस लड़ रहा हो सकता है पार्टनरशिप फर्म ऑफ एडवोकेट, ऊपर भी पार्टनरशिप फर्म ऑफ एडवोकेट था, तो प्रोवाइडर भी पार्टनरशिप फर्म ऑफ एडवोकेट, टू में भी नीचे गया पार्टनरशिप फर्म ऑफ एडवोकेट,
इन वन पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ एडवोकेट प्रोवाइड सर्विसेज टू अदर पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ एडवोकेट, चलेगा? क्यों नहीं हो सकता ऐसा? दूसरा, एनी अदर पर्सन अदर देन बिजनेस एंटिटी, ये पॉइंट तो वही कॉमन ऊपर, यानी इसमें आप और हम अगर हम किसी वकील से केस लड़वाते हैं तो वो हमें लीगल सर्विस दे रहा है, वो एग्जेम्प्टेड है, यानी वो जो फीस लेगा उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। या फिर बिजनेस एंटिटी, मान लो मेरा कोई बिजनेस है, मैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से केस लड़ रहा हूं, पर्सनल नहीं, बिजनेस का केस लड़ रहा हूं, तो 20 लाख टर्नओवर अगर है तो एग्जेम्प्टेड, स्पेशल कैटेगरी 10। गवर्नमेंट को दे रहा है वो सर्विस तो एग्जेम्प्टेड, गवर्नमेंट के भी अपने वकील होते हैं, ठीक है? तो पहले में ट्रिब्यूनल ने सर्विस दी, आप ये ध्यान से प्रोवाइडर कौन है, पहले में ट्रिब्यूनल ने प्रोवाइड की, दूसरे में पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ एडवोकेट और इंडिविजुअल एडवोकेट ने सर्विस दी अदर देन सीनियर एडवोकेट, तीसरे में सीनियर एडवोकेट सर्विस दे रहा है तो भी एग्जेम्प्ट है। कब? सीनियर एडवोकेट बाय वे ऑफ लीगल सर्विस टू एनी अदर पर्सन अदर देन बिजनेस एंटिटी, सीनियर एडवोकेट हमको सर्विस दे, टैक्सेबल, सॉरी एग्जेम्प्ट, बिजनेस एंटिटी को दे उस टर्नओवर नॉट एक्सीडिंग 20 लाख, एग्जेम्प्ट, गवर्नमेंट को दे, एग्जेम्प्ट। तो आप खुद बेयर एक्ट अगर पढ़ना जानते हो तो बी और सी पॉइंट में अंतर क्या होगा, बी और सी पॉइंट में डिफरेंस क्या होगा? एक पॉइंट का, फर्स्ट नंबर पॉइंट का, क्योंकि बी वाले पॉइंट में अदर देन सीनियर एडवोकेट लिखा था, क्योंकि सीनियर एडवोकेट के लिए पॉइंट अलग बना दिया, यानी सीनियर एडवोकेट अगर एनी पर्सन को तो सर्विस देता है, ऐसी बिजनेस एंटिटी को सर्विस देता है या गवर्नमेंट को देता है तो एग्जेम्प्ट है, लेकिन एक सीनियर एडवोकेट दूसरे एडवोकेट को सर्विस दे या एक सीनियर एडवोकेट किसी फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ एडवोकेट्स को दे तो टैक्सेबल होगा, क्योंकि पहला वाला क्लॉज आप देखो ध्यान से, अंतर समझ आ रहा है? ये तो वही बेयर एक्ट की बात, मैं डायरेक्ट एनालिसिस पढ़ाने वाला था लेकिन फिर भी मैंने पूरा पढ़ाया क्योंकि बच्चों को ऐसा लग जाता है कि सर ने कट करवा दिया। अब आप देखो तीनों में बात कॉमन आ रही है, और हम इतना सारा क्यों आता है कि जब इतने शानदार समरी आपको दे रखी नीचे। एनालिसिस में लीगल सर्विस कट कर दो, एडवोकेट कट कर दो, आर्बिटर ट्रिब्यूनल कट कर दो। सीनियर एडवोकेट किसे कहते हैं ये पढ़ते हैं। एन एडवोकेट में विद हिज कंसेंट, अंडरलाइन, आप किसी को भी मन से सीनियर एडवोकेट नहीं कहोगे, उसकी कंसेंट लो सीनियर एडवोकेट, ये पदवी है एक तरीके से, पद है एक तरह का। तो विथ हिज कंसेंट बी डेजिग्नेटेड एज सीनियर एडवोकेट if the Supreme Court or High Court is of the opinion that by virtue of his ability standing at the bar मतलब बार काउंसिल, ये वो दूसरी वाली बार नहीं हो, उस बार में मत पहुंच जाना। बार काउंसिल मतलब वकीलों की जो एसोसिएशन होती है उसको बार काउंसिल बोलते हैं। तो उसकी बार काउंसिल में बहुत स्टैंडिंग है, मतलब रेपुटेशन है और अच्छे अच्छे केस लड़ता है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के, और स्पेशल नॉलेज है उसके पास और एक्सपीरियंस इन लॉ, ही इज डिजर्विंग ऑफ सच डेजिग्नेशन। तो इस डेजिग्नेशन को उसकी कंसेंट से देना है, पहली बात तो उसके स्टैंडिंग के हिसाब से देना, उसके एक्सपीरियंस के हिसाब से देना, उसके नॉलेज के हिसाब से देना। यहाँ सीनियर सिटीजन नहीं है कि तुम 60 साल वाले एडवोकेट को बोल दोगे सीनियर एडवोकेट, नहीं, कहां लिखा एज के बारे में, नॉट बेस्ड ऑन एज, ठीक है, उसकी प्रैक्टिस के ऊपर, उसकी प्रैक्टिस के हिसाब से, उसकी इमेज के हिसाब से, वो कितना अच्छे केस करता है, कितना अच्छा नॉलेज है, एक्सपीरियंस, उसके हिसाब से उसको आप सीनियर एडवोकेट का जरूरत। हरीश साल्वे जी का नाम सुना होगा आपने, इंडिया में सबसे बड़ी फॉर्म, सबसे महंगा वकील बोल सकते हो आप उसको, वैसे तो बहुत सारे नाम है, ठीक है, सुब्रमण्यम स्वामी जी भी वकील है अच्छे खासे, कपिल सिब्बल भी बहुत अच्छे वकील है, लेकिन जो हरीश साल्वे का नाम है ये नेता नहीं है लेकिन बहुत बड़े, ये भी सीए बनने निकले थे, आप इनकी हिस्ट्री कभी पढ़ना तो ये सीए बनने के लिए निकले थे, लेकिन इनका इस तरह की चीजों में ज्यादा माइंड चलता था, तो इसलिए ये लीगल सर्विसेज की ओर आए, इन्होंने लॉ बनाया और इतने बड़े वकील बने कि इनकी मिनट की फीस लगती है इनसे बात करने की, कि इतने मिनट का अपॉइंटमेंट है, 10 मिनट का अपॉइंटमेंट है तो 10 लाख रुपए लगेंगे, ऐसी फीस है इनकी, इतनी जबरदस्त। सब बड़े बड़े सेलिब्रिटी के केसेस ये लड़ते हैं। तो खैर चलिए हम आगे चलते हैं, सीनियर एडवोकेट का मतलब समझ में आ गया। अब मैं बोल रहा था आपसे कि इस पूरी सर्विस को आप ऊपर बेयर एक्ट से कट कर देना, आप आना 4.67 पर समरी बहुत शानदार दे रखी है, पढ़ाया इसलिए ताकि आपको समझ में आए। 3 पॉइंट थे, तीनों पॉइंट में जो सर्विस प्रोवाइडेड था उसमें 3 अंदर के इनर क्लॉज 3 कॉमन थे, एनी पर्सन, बिजनेस एंटिटी लेस देन 20 लाख और गवर्नमेंट, 3 पॉइंट कॉमन थे। देखो यहाँ पे कितना अच्छे से दिया है। तो एक तरफ लिखा सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय, एक पॉइंट में हमने पढ़ा आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, ठीक, वो सर्विस देता है। दूसरे में हमने पढ़ा
सर्विसेज प्रोवाइडेड, ये सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वाले लोग, इन्होंने सर्विस दी। टू किसको दी वो हम इधर पढ़ेंगे। तो बाय आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, बाय पार्टनरशिप फर्म ऑफ एडवोकेट ऑन एन इंडिविजुअल एडवोकेट अदर देन सीनियर एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट को छोड़ दो। और तीसरा था सीनियर एडवोकेट। ये लोग अगर सर्विस देते हैं किसको, टू एनी पर्सन अदर देन बिजनेस एंटिटी, तो याद करो इन सबके अंदर 3-3 कॉलम पॉइंट पड़े, इसमें 4 पॉइंट पड़े और बाकी सब में 3-3 थे। तो 3-3 सब में कॉमन थे, तो कॉमन निकाल के यहां डाल दिए ना अपन ने। उन सब में कॉमन था कि अगर ये सर्विस देते हैं, नंबर 1 किसको देते हैं, एनी पर्सन को देते हैं, किसी को भी अदर देन बिजनेस एंटिटी। और बिजनेस एंटिटी को भी अगर देते हैं जिनका टर्नओवर 20 लाख रुपए से कम है और स्पेशल कैटेगरी स्टेट में 10 लाख से कम है, और या फिर ये गवर्नमेंट को सर्विस देते हैं, गवर्नमेंट स्टेट लोकल वगैरह सब, तो एग्जेम्प्टेड। तो याद करो ये सब एग्जेम्प्ट, यानी सारे लीगल सर्विसेज एग्जेम्प्ट है। आप तो ये समझ लो कि जब भी वकील कोई भी किसी को भी सर्विस देगा सब एग्जेम्प्ट है, एक टैक्सेबल है बस। कौन सी, तो एक टैक्सेबल जो है वो सीनियर एडवोकेट वाली बताई मैंने अभी। जब सीनियर एडवोकेट दूसरे सीनियर एडवोकेट को देगा, या एक सीनियर एडवोकेट किसी सिंपल एडवोकेट को देगा, या किसी पार्टनरशिप फर्म या ना वकील टू वकील जो सर्विस होती है वो टैक्सेबल है बस। एक और पॉइंट नीचे, लीगल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय पार्टनरशिप फर्म ऑफ एडवोकेट इंडिविजुअल एज एन एडवोकेट अदर देन सीनियर एडवोकेट टू। अब एक और कौन सी एग्जाम थी, इसमें 4 पॉइंट थे ना, बाकी सब में 3-3 पॉइंट थे, तो 3 तो कॉमन थे, इसमें 4 पॉइंट थे। तो क्या 4 पॉइंट थे कि पार्टनरशिप फर्म दूसरी पार्टनरशिप फर्म को दे, एक इंडिविजुअल एडवोकेट दूसरे इंडिविजुअल एडवोकेट को दे, तो ये भी एग्जेम्प्टेड है, तो ये भी लिख दिया उन्होंने। अब एक चीज जो इन्होंने नहीं लिखी वो हम लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं हम नीचे, बट व्हेन सीनियर एडवोकेट प्रोवाइड लीगल सर्विसेज टू an advocate or partnership firm of advocates, then it is taxable. तो एक सीनियर एडवोकेट किसी सिंपल एडवोकेट को भी सर्विस देता है या किसी फर्म ऑफ एडवोकेट को सर्विस देता है, यानी वकील टू वकील सर्विसेज टैक्सेबल है बस, बाकी सब एग्जेम्प्ट। ऐसे याद रखते। अगला है स्पॉन्सरशिप ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट, स्पॉन्सरशिप सर्विसेज। इसका सिर्फ हेडिंग याद रखना, अंदर कट कर देंगे। स्पॉन्सरशिप सर्विसेज, कोई भी गेम होता है, गेम मतलब अपने गली मोहल्ले के गेम की बात नहीं कर रहे हैं कि उज्जैन में ट्रॉफी हो गई कोई सी, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है वो लोग जब स्पॉन्सरशिप लेते हैं तो वो स्पॉन्सरशिप सर्विसेज वो भी एक्सेम्प्ट रहेगी, ठीक है। फिर आगे चलते हैं 19 है स्किल डेवलपमेंट। अब इसको भी आप लिख लेंगे रीड ऑनली हेडिंग, अंदर बहुत सारे नाम लिखे हुए आएंगे आपको, ये सब कुछ भी नहीं करना है आपको। एक्चुअली इंडिया में इतनी सारी स्किल डेवलपमेंट योजनाएं चल रही है, मैंने आपको एक दिन पहले बताया था, प्राइम मिनिस्टर स्किल डेवलपमेंट कौशल संवर्धन योजना, उज्जैन में भी कई जगह बोर्ड लगे हुए मिलेंगे। PMKY नाम सुनना, PMKY मतलब प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, तो PMKY। एक CMKY भी आई थी बीच में, एक दीनदयाल स्किल डेवलपमेंट योजना भी आई थी। तो जितने भी आप तो बस ये याद रखना है, एनी टाइप ऑफ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, ठीक है, एग्जैक्टली। तो अंदर का सारा कट कर दें, सारे पॉइंट कट कर दें। 20 इस पे राइट लगाएं, IMP लिखें। परफॉर्मेंस बाय एन आर्टिस्ट। अब आप में से अगर कोई डांस जानता हो, कोई सिंगिंग जानता हो, तो जो डांस सिंगिंग या इस तरह के आर्टिस्ट है वो परफॉर्मेंस देते हैं, स्टेज प्रोग्राम देते हैं ना, तो उनका परफॉर्मेंस बदलों पे फीस लेते हैं, तो वो भी तो परफॉर्मेंस दे रहे हैं। यानी सोचो इंडिया में टैक्स का दायरा कितना खतरनाक हो गया। आप जो भी करते हो वो सर्विस में आ जाता है। गुड्स तो कम, गुड्स तो दिखता है, लेकिन बाकी सब तो सर्विस, हर चीज, हर वो एक्टिविटी जो आप कर रहे हो वो सब सर्विसेज। मैं भी जो पढ़ा रहा हूं ये भी सर्विसेज। हमने पढ़ा एजुकेशन सर्विसेज में सिर्फ स्कूल कॉलेज एग्जाम्प्ट हुए, हम प्राइवेट ट्यूटर कहां एग्जाम्प्ट हुए, हम तो टैक्सेबल है। तो मतलब ये कि आप जो करते हो, एक आर्टिस्ट परफॉर्मेंस दे रहा है वो भी सर्विसेज है, उसके बदले वो कंसिडरेशन लेगा, तो क्या उस कंसिडरेशन पे जीएसटी लगना चाहिए या एग्जेम्प्ट? तो क्वेश्चन ये है कि एग्जेम्प्ट कब होगा। तो सर्विसेज बाय एन आर्टिस्ट बाय वे ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ, अंडरलाइन करना, फोक और क्लासिकल आर्ट फॉर्म, बस 2 ही फॉर्म एग्जेम्प्ट करें, फोक एंड क्लासिकल, ऑफ म्यूजिक, डांस, थिएटर, एनीथिंग।
आप डांस करो तो भी फोक या क्लासिकल, म्यूजिक है तो भी फोक या क्लासिकल, और थिएटर है तो भी फोक और क्लासिकल, वेस्टर्न नहीं। और यहां पर भी एक लिमिटेशन, ये एग्जाम कब होगा फोक क्लासिकल भी, इफ कंसिडरेशन चार्ज फॉर सच परफॉर्मेंस इज नॉट मोर देन 1,50,000 आर एग्जाम फ्रॉम जीएसटी। अगर 1.5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं है तो एग्जाम्प्ट है। इसका मतलब अगर 1.5 लाख से ज्यादा हुआ तो टैक्सेबल होगा, ठीक है। और लिखा भी नीचे क्लियरली, मान लो 2 लाख हुआ हेमा मालिनी क्लासिकल डांस परफॉर्मेंस देने 2 लाख रुपए चार्ज किए एक शो के, तो 2 लाख पे पूरे पे लगेगा या 1.5 लाख हटा के 50 पे लगेगा। तो क्लियर लिखा नीचे पैराग्राफ में लास्ट टाइम में, एंटायर कंसिडरेशन इज सब्जेक्ट टू जीएसटी। अगर एग्जिट है 1.5 लाख से तो पूरा कंसिडरेशन पूरे 2 लाख पे जीएसटी लगेगा, ठीक है। और ऑल अदर फॉर्म की बात करें तो अगले पैराग्राफ में आप देखोगे फर्दर ऑल अदर एक्टिविटी बाय आर्टिस्ट इन अदर फॉर्म दैट इज वेस्टर्न म्यूजिक, डांस, मॉडर्न थिएटर, परफॉर्मेंस ऑफ एक्टर इन फिल्म, टेलीविजन सीरियल्स वुड बी टैक्सेबल। Similarly, activities of artists in still art form, that is painting, sculptures, making, etc., are taxable. क्योंकि ऊपर सिर्फ क्या लिखा था, फोक, क्लासिकल इन म्यूजिक, डांस और थिएटर, बस 3 लिखे थे उन्होंने। स्टिल आर्ट नहीं लिखा था उन्होंने, पेंटिंग नहीं लिखा था उन्होंने, वो टैक्सेबल। और एक बात, मतलब ये पैराग्राफ बहुत अच्छा है और मैंने भी बोला, however the exemption shall not apply to service provided by such artists as brand ambassador. Brand ambassador means a person engaged in promotion, marketing of brand of goods, service, property, actionable claim, event, endorsement of name वगैरह वगैरह। जब आप किसी का लोगो, ट्रेड नेम इस्तेमाल करके ब्रांडिंग करते हो, हेमा मालिनी क्लासिकल डांस करने के लिए कंसिडरेशन 1.5 लाख से कम लिया, लेकिन वो किसी की ब्रांड एम्बेसडर बन के आई, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में वो परफॉर्मेंस इवन इफ लेस देन 1,50,000 एंड क्लासिकल बट taxable because it is performed as brand ambassador. So if any artist perform any program as brand ambassador, then it is taxable even if it is folk or classical or in concession less than 150. 1.5 से कम है तो भी taxable होगा क्योंकि brand ambassador। तो इसका एक क्वेश्चन बन सकता है, ठीक। बात आप इतनी सी याद रखोगे तो याद आ जाएगा। एग्जाम क्या है वो समझ में आ गई, फोक, क्लासिकल, उसमें म्यूजिक, डांस, थिएटर, 1.5 लाख से कम, बस। इसका मतलब बाकी सब टैक्सेबल। राइट्स टू एडमिशन टू वेरियस इवेंट्स। चलिए साहब, अब हम चलते हैं जू में, कहीं किसी टाइगर रिजर्व में, पार्क में चलते हैं। तो क्या वहां पार्क में जब टिकट लगती है उस पर जीएसटी लगेगा? तो एक जनरल नॉलेज के लिए सब याद रख लेना ऐसे कि जहां जहां पर भी जो भी गवर्नमेंट के, जैसे नेशनल पार्क है, टाइगर रिजर्व है गवर्नमेंट की तरफ से, वो सब एग्जाम्प्ट। सर्विसेज बाय एडमिशन टू म्यूजियम, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टाइगर रिजर्व और जू एग्जाम्प्ट, ठीक है। अगला है सर्विसेज बाय वे ऑफ एडमिशन टू प्रोटेक्टेड मोन्यूमेंट्स सो डिक्लेयर्ड बाय एंशिएंट मोन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स वगैरह। तो गवर्नमेंट ने जिनको मोन्यूमेंट्स जैसे कुतुब मीनार वगैरह कोई ऐतिहासिक स्थान डिक्लेयर किया, वहां पे प्रवेश, आप जयपुर जाते हो सारे किले में फीस लगती है, गवर्नमेंट ने नोटिफाइड कर रखा है तो एग्जेम्प्टेड है। 81 सर्विसेज बाय वे राइट टू एडमिशन टू सर्कस देखने आप गए, डांस देखने गए किसी का, ठीक है। थिएटर में थिएटिकल परफॉर्मेंस इंक्लूडिंग ड्रामा, अवार्ड फंक्शन, आईफा अवार्ड देखने गए, वहां फीस लगती है। कंसर्ट देखने गए किसी का, तो इस तरह की कोई भी अवार्ड में अगर जाते हैं, कोई भी स्पोर्ट्सिंग इवेंट में अगर जाते हो आप, क्रिकेट वगैरह देखने गए, रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स इवेंट, आईपीएल देखने गए, प्लेनेटेरियम, तारामंडल, ये देखने गए, वेयर द कंसिडरेशन फॉर राइट टू एडमिशन टू इवेंट आर प्लेस एज रिफर्ड इन दिस अबव इज नॉट मोर देन 500 पर पर्सन। अगर उसकी एंट्री टिकट 500 रुपए से ज्यादा नहीं है तो जीएसटी नहीं लगेगा। यानी क्रिकेट मैच की टिकट, डांस परफॉर्मेंस की टिकट, आईफा अवार्ड की टिकट, कंसर्ट की टिकट, कुछ भी, ये सब अगर 500 रुपए, ये याद रखना, नॉट मोर देन 500, देन इट इज एग्जेम्प्टेड। सर्कस वगैरह सब के लिए, ठीक है। रिकॉग्नाइज इवेंट मीन्स एनी स्पोर्टिंग इवेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी वेयर द पार्टिसिपेटिंग टीम और इंडिविजुअल रिप्रेजेंट्स डिस्ट्रिक्ट, जोन वगैरह। और ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे नाम लिख दिए इन्होंने,
यानी स्पोर्ट्स इवेंट कौन करवाएगा, तो ये सब लोग करवाएंगे। नीचे तक बॉडी लिखी है, इंडियन ओलंपियाड स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन वगैरह वगैरह। नहीं, याद नहीं रखना है। कुल मिला के जो रिकॉग्नाइज बॉडी होती है, यूं तो खेल क्लब आप भी बना लो स्पोर्ट्स क्लब, नहीं, रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी अगर है, वो अगर गेम्स ऑर्गेनाइज करती है और उस गेम में एंट्री टिकट 500 रुपए से कम है तो एग्जेम्प्टेड है। ठीक है, तो दो मैंने अभी आईएमपी बताया, एक तो मैंने आर्टिस्ट का बताया काम का है, और ये एंट्री वाला ये भी काम का है। फिर अगला, ये कोई काम का नहीं बट फिर भी रीड ओनली 22, सर्विसेज बाय अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी। अनइनकॉर्पोरेटेड यानी जैसे कंपनी तो इनकॉर्पोरेटेड बॉडी, अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी यानी आपने कोई एसोसिएशन बना लिया, और नॉन प्रॉफिट एंटिटी, गोकुल धाम सोसाइटी, है ना, ये इस तरीके की सोसाइटी बना ली, अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी बना ली आपने। अब वहां पर क्या करते हैं क्लब वाले लोग, क्या करते हैं, या ये सब लोग क्या करते हैं, जितने भी क्लब होते हैं, एनजीओ होते हैं, ये सब लोग, या कोई रेसिडेंशियल सोसाइटी है, तो वो लोग क्या करते हैं, मेंटेनेंस चार्जेस लेते हैं। आपने देखा हो, लेते हैं ना। मैं इसके लिए आप एक काम करता हूं, ये इसको समझाने के लिए इलस्ट्रेशन बताता हूं सीधे। आप आ जाए पेज नंबर 4.72 पर। सबसे बढ़िया तरीका है, ये पढ़ लेना आप, तो बाकी सब कट। यहां लिखा फॉर इंस्टांस इन व्यू ऑफ एंट्री नंबर 77 अबाउट सोसाइटी में रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, बट इफ मंथली कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड फ्रॉम मेंबर इज लेस देन 7,500, सारे मेंबर से कलेक्शन चार्ज होते हैं हर महीने, एंड द अमाउंट इज फॉर पर्पज ऑफ सोर्सिंग ऑफ गुड्स and services from third person for the common use of members. No GST is to be charged by housing society on monthly bill raised by society. तो सोसाइटी जो मेंटेनेंस चार्जेस लेती है, हम उस, ठीक है, मेंटेनेंस वो तो सोसाइटी का पूरा मेंटेन करती है, सर्टेन सर्विसेज वगैरह, साफ सफाई रहती है, इस तरह की पूरा पैराग्राफ आप पढ़ के देख सकते हो। तो ये तो एग्जेम्प्टेड है ही। हम बात कर रहे हैं कि जब सोसाइटी आपके लिए बाहर से गुड्स मंगवा रही कॉमन यूज के लिए सभी के, और सभी मेंबर से 7,500 रुपए से कम चार्ज कर रही है, तो एग्जेम्प्ट। अगर 7,500 से ज्यादा चार्ज करे, यानी मान लो सोसाइटी ने बाहर से कोई गुड्स मंगवाया या कोई सर्विसेज थी किसी की और सबके लिए, तो उस कंडीशन में क्या लिखा हुआ, सेकंड पैराग्राफ भी आप देखोगे तो, फॉर एग्जांपल इफ मेंटेनेंस चार्जेस आर 9,000 पर मंथ पर मेंबर, 18% शेल बी पेबल ऑन एंटायर अमाउंट ऑफ 9,000। ऐसा नहीं होगा कि 7,500 हटा के 1,500 पे, पूरे पर मंथ। अब मेंटेन करने के लिए क्या करा होगा सोसाइटी ने, मेंटेन करने के लिए सर्विसेज ली होगी बाहर से। किससे ली होगी सर्विस, तो बाहर से स्वीपर बुलवाए होंगे, कुछ प्लम्बर को बुलाया होंगे नल वगैरह करवाने के लिए, कलर करवाया होगा उसके लिए बुलाया। तो अक्सर सोसाइटीज मेंटेनेंस चार्जेस लेती इसीलिए है कि वो कहीं ना कहीं आउटसाइड सर्विसेज या गुड्स लाती कॉमन पर्पस के लिए। ठीक है, क्लब में एक जो सोसाइटी रहती है वहां क्लब भी रहता है, गेम्स तो बॉल लाना है, रैकेट लाना है, ये सब, क्योंकि वो क्लब के बड़ी बड़ी सोसाइटी बनी। आप बेंगलोर वगैरह कभी जाओगे तो बहुत अच्छे अच्छे सोसाइटी बनी हुई रहती है, सारे पूरी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के पूरा क्लब रहता है, स्विमिंग पूल रहता है, सब कुछ रहता है। तो वहां पे वो सर्विसेज लेते हैं आउटसाइड की, और सारे मेंबर से सोसाइटी चार्जेस चार्ज करते हैं। तो वो चार्जेस हम इन शॉर्ट पढ़े तो, इफ 7,500 पर मंथ पर मेंबर देन एग्जाम, इफ मोर देन 7,500 एंटायर अमाउंट टैक्सेबल। बस इतनी सी बात है। तो इस पूरे में आप सिर्फ ये एग्जाम्पल याद रख लो, सब कट कर दो, आपको सब समझ में आ जाएगा। अदर एग्जेम्प्टेड सर्विसेज लास्ट। अब यहां पर भी आपको रीड डाउन लिया, इसमें हम खास खास से पढ़ेंगे, सारे नहीं पढ़ेंगे। जैसे एंट्री नंबर 2 छोड़ देंगे हम। एंट्री नंबर 98 क्या लिखा, सप्लाई सर्विसेज एसोसिएटेड विद ट्रांजिट कार्गो टू नेपाल एंड भूटान। नेपाल और भूटान से जो सर्विसेज होगी, है ना, ट्रांजिट कार्गो, यहां से गुड्स जो आता है, सप्लाई ऑफ सर्विसेज एसोसिएटेड विद ट्रांजिट कार्गो, तो ये एक्सेप्टेड है। रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग यूनिट्स, आप अपना मकान किराया पर देते हो, रेंटिंग भी तो सर्विस है, बदले में कंसिडरेशन लोगे किराया, वो एग्जेम्प्ट है। लेकिन अगर मैं यहां पे क्या लिखा, ध्यान से पढ़ना, रेसिडेंशियल ड्वेलिंग, अगर मैं किसी बैंक को किराए पे दूं, किसी दुकानदार को किराए पे दूं, किसी ऑफिस को किराए पे दूं, किसी कंपनी की कमर्शियल रेंटिंग अगर करूंगा तो टैक्सेबल होगा, ध्यान रखना। और रेसिडेंशियल रेंटिंग होगा तो एग्जेम्प्टेड होगा।
तो आपने देखा सर बहुत सारे लोग तो दुकान किराए पे देते हैं, वो तो जीएसटी करवाते ही नहीं। वो इसलिए जीएसटी नहीं करवा रहे हैं क्योंकि उनका टर्नओवर 20 लाख से कम है। और जीएसटी में जिनका टर्नओवर 20 लाख से कम है, चाहे सर्विस हो या गुड्स हो, उनको रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं पड़ती, उन पे जीएसटी एप्लीकेबल है नहीं। और जिनका ज्यादा भी वो एक नंबर में दिखाते कहां है। तो अगर आप कमर्शियल रेंटिंग करते हो, आप बैंक को अगर आप रेंट पे दोगे तो बैंक वाले तो आपको कोई 2 नंबर में पैसा देंगे नहीं ऊपर ऊपर, वो तो चेक से देंगे। तो वहां तो आपको शो करना ही पड़ेगा, वहां तो आपको शो करना ही पड़ेगा कमर्शियल रेंटिंग है, इसलिए वो टैक्स लगेगा जीएसटी। फिर एक और है आपका सर्विसेज बाय होटल। ये उज्जैन में महाकाल के आसपास कितने होटल बने और सब जगह की बात करता हूं, नाम उसका होटल हो, इन हो, गेस्ट हाउस हो, क्लब हो, कुछ भी नाम रखे, है ना। बाय वट एवर नेम कॉल्ड फॉर रेसिडेंशियल और लॉजिंग पर्पस एंड हैविंग वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ यूनिट ऑफ अकोमोडेशन बिलो 1000 पर डे आर इक्विवेलेंट। ये बात अपन ने इस्कॉन मंदिर के एग्जाम्पल में पढ़ी थी कि अगर आपका पर डे पर रूम चार्ज 1000 से कम है 999 बोला था मैंने, तो एग्जेम्प्ट। और अगर 1000 है या उससे ज्यादा है, एग्जैक्ट 1000 है तो भी टैक्सेबल है। ये बात वहां पे पढ़ी थी हमने। कोई रिलीजियस ट्रस्ट अगर मान लो उसके पास का प्रेसिडेंट किराए पे देता है, वहां पढ़ा था याद करो, ग्राउंड किराए पे दिया, दुकानें किराए पे दी और रूम किराए पे दिया। और यहाँ पर भी नॉर्मल सारे होटल की बात कर रहा हूं, सारे लॉज नाम रखो, होटल नाम रखो, कुछ भी नाम रखो, ठीक है। 22 सर्विसेज बाय वे ऑफ गिविंग ऑन हायर टू स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग अ मोटर व्हीकल मींट कैरी मोर देन 12 पैसेंजर। मेरे पास एक बस है, एमपी में स्टेट गवर्नमेंट की बस नहीं चलती, इसलिए मैंने अपनी बस स्टेट गवर्नमेंट को हायर पे दे दी, किराए पे दे दी, और मेरी बस में सीटिंग कैपेसिटी 12 से ज्यादा है। तो ये सर्विसेज जो मैंने दी, सर्विसेज बाय वे ऑफ गिविंग ऑन हायर टू स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग, स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग को मैंने किराए पे दी, तो ये एक्सेम्प्टेड है, ठीक है। टू अ गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी अ मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। मैंने ट्रक खरीदा और ट्रक मैंने किसी ट्रांसपोर्टर को दे दिया, हम नहीं चला रहे, वो चला, हमने किराए पर दे दी, एग्जेम्प्टेड, ठीक है। मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ टू अ पर्सन, ये पॉइंट यहां से नहीं पढ़ेंगे, ये हमने स्कूल में पढ़ रखा है, तो डबल में कंफ्यूजन है, तुम नीचे के पूरा पैराग्राफ कट कर दे। फिर आप रास्ते से जाते हो, टोल टैक्स लगता है, तो टोल चार्जेस पे ये भी एग्जेम्प्ट होते हैं, वरना टोल टैक्स पे जीएसटी भी लगने लग जाएगा, ठीक है। किसी रोड से निकलते हो, मुंबई गए होंगे आपके, सी लिंक देखा आपने, सी लिंक पर उस ब्रिज को के लिए टोल टैक्स लगता है अलग से, उस ब्रिज को पार करने के, तो ब्रिज पे भी अगर टोल टैक्स है तो वो भी एग्जेम्प्टेड है, ठीक है। फिर है आगे 23 है सर्विसेज बाय वे ऑफ एक्सेस टू रोड वगैरह, ये भी टोल टैक्स के फॉर्म में है, बट इसमें पेमेंट ऑफ एन्युटी है, मतलब इकट्ठा एक साथ भर देते हैं। जिनका जैसे रोज ही आना जाना है उस पर, तो आप इकट्ठा भी भर सकते हो, तो एन्युटी, एनुअल पेमेंट कर दो आप, ठीक है। फिर आगे है 25 में सिर्फ हेडिंग याद रखेंगे, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन यूटिलिटी। बस तो ये जो लाइट का बिल आता है देखना, उसमें जीएसटी लिखा हुआ आता है क्या? नहीं आता है, क्योंकि ये इस कारण से एग्जेम्प्टेड। सर्विसेस बाय वे, ये तो 44 नंबर एंट्री कट कर दो, 44 नंबर कट कर दें हम, 47A कट कर दें, 48 कट कर दें, 49 सर्विसेज बाय वे ऑफ कलेक्टिंग और प्रोवाइडिंग न्यूज। जितनी भी न्यूज एजेंसीज न्यूज इकट्ठा करती है या प्रोवाइड करती है, बदले में पैसा लेती है, एग्जेम्प्टेड है। बाय एन इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया। तो एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट जो होता है वो अपनी सारी न्यूज इकट्ठा करके अपने न्यूज़पेपर वालों को देता है या मीडिया वालों को देता है, बदले में पैसे मिलते हैं, तो ये सर्विसेज से एग्जेम्प्टेड है। पब्लिक लाइब्रेरी से एग्जेम्प्टेड, बिजनेस एग्जीबिशन लगती है, एग्जेम्प्टेड। ये इस तरह के छोटी छोटी चीजें हैं, ठीक है। बाकी तो कट कर दें आप, कुछ खास नहीं, बाकी सब कट कर दें, बाकी सब कट करने लायक चीजें, ठीक है। यहां पर आपका एग्जम्पशन फ्रॉम जीएसटी इतना बड़ा पार्ट कंप्लीट हो जाता है, बहुत बड़ा चैप्टर था ये। अब इसी को वापस रिवाइज करना, तो इस पूरे जीएसटी के नोट्स में एक अच्छी बात यह है कि इन्होंने भले मोटे दिख रहे हैं लेकिन है कंटेंट्स कम, उसको रिपीट बहुत किया। अब देखो फिर से यहां बहुत अच्छा दिया, लेट अस रिकैपिचुलेट, ये हमेशा दिया हुआ मिले। तो जिन लोगों को इतना बड़ा समझ में ना आया
उनके लिए मैं ये राय दूंगा, क्योंकि सबका देखो माइंड लेवल एक जैसा नहीं होता है। मेरा ये कहना है आप सबको अपने अपनी इफिशियंसी पता है, आप अपनी इफिशियंसी के अकॉर्डिंग पढ़ो। कोई बहुत डीप पढ़ना चाहता है तो पूरा पढ़ लो, मैंने कहा मना करा, बेरेक भी पढ़ लो, एनालिसिस भी पढ़ लो, टेबल दे रखी वो भी पढ़ लो। और बाकी मैंने कहा पढ़ने का तरीका या तो मैंने ऊपर पढ़ाया, आपको जहां जितना पढ़ाया उतना पढ़ेंगे बस, उसमें सारी बात क्लियर है। और अच्छे से पढ़ना चाहते हो समरी फॉर्म में, तो ये बहुत अच्छी समरी आ जाएगी। आप देखो एक एक पॉइंट पढ़ के देखना, आप पूरा पढ़ा हुआ है ना, तो अब ये इजीली समझ में आएगा कि हाँ सर इसमें सारी बात तो लिखी हुई है, तो क्यों ना हम एग्जाम टाइम पे और अभी बार बार इसी से रिवीजन लगाएं, ऊपर का छोड़ दें, ऊपर से भी एग्जाम्पल ले, बाकी थ्योरी यहां से उठा लें, पूरी थ्योरी बहुत अच्छे से देंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। यहां पर अपना एक चैप्टर कंप्लीट होता है, और इसके क्वेश्चन किस तरीके से करना है आपको, तो आप एक्सरसाइज पे जाएंगे। एक्सरसाइज में आपको इसके एमसीक्यू भी करना है, ठीक है, और एमसीक्यू के बाद नीचे जो इलस्ट्रेशंस दिए हुए हैं 6, 7 वगैरह ये सब भी करना है। ये आपको इजीली समझ में आ जाएंगे किस तरह के क्वेश्चन रहेंगे। अब सर आपने कहा था और भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, बिल्कुल पहले तो आपको स्टडी मटेरियल कंप्लीट करना है, इसके सारे क्वेश्चन करना है, फिर और करना चाहते हो तो सिंघानिया में आप एग्जेम्पशन चैप्टर पे आना। जीएसटी दिया है उसमें भी, एग्जेम्प्टेड कैटेगरी चैप्टर दिया हुआ है। मैं बता देता हूं आपको कि वहां पर लगभग 498 पैराग्राफ है, जहां तक मुझे याद है 498 पैराग्राफ पर आप देखें तो सारे एग्जेम्प्टेड की लिस्ट दे रखी है। 498 पैराग्राफ, या पेज नंबर नहीं 498 नहीं, आप पेज नंबर 430 है, हाँ पैरा नंबर 438, पेज नंबर 656, 656 पेज नंबर से यहां प्रॉब्लम ऑन एग्जम्पशंस नोटिफिकेशंस की प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। ये सब जो पेजेस दे रखे हैं आप सिर्फ रीड ऑनली कर लेना, लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये थ्योरी पार्ट है, प्रैक्टिकल पार्ट नहीं है, लेकिन आपको इससे आइडिया हो जाएगा। बहुत सारे दिए हैं, सारे ना भी पढ़ पाओ तो कुछ तो पढ़ लेना, एक और भी हो जाना चाहिए, हमें याद आ जाना चाहिए कि सर ने बताया था कि बैंकिंग में ये टैक्सेबल था, ये एग्जाम था, ट्रांसपोर्टेशन में ये एग्जाम था, ये टैक्सेबल था। और मैंने आपको बताया कि खास आईएमपी पॉइंट कौन कौन से हैं, तो आईएमपी पॉइंट के बारे में आपको बताता हूं। इस समरी में टिक लगा लें, अलग से लिख के रख लेना, तो मैं आपको वैसे ही याद दिला दूं। एक तो हमने पढ़ा था चैरिटेबल एंड रिलीजियस ट्रस्ट का, फर्स्ट में आपको हेल्थ केयर सर्विसेज की बात की थी, ठीक है, सर्विसेज बाय गवर्नमेंट, बाय गवर्नमेंट में खासतौर से मैंने कहा था पोस्ट ऑफिस और वो सब याद रखना, वो खासतौर से एजुकेशन सर्विसेज का जरूर याद रखना, इस पर क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। फिर हम लीगल सर्विसेज की बात करें, आज जो पढ़ा लीगल सर्विसेज ये भी काम का है, और फिर ये आर्टिस्ट वाला जो डांस वांस वाला पढ़ा वो भी काम का है। एडमिशन टू, ये किसी जू में या नेशनल टाइगर रिजर्व वगैरह नेशनल पार्क में गए, ये सब ये एडमिशन, ये 5-7 चीजें आपकी काम की ज्यादा है, इस पर ज्यादा क्वेश्चन बनेंगे। सिंघानिया जी ने तो क्या सब पे दिए होंगे, लेकिन आपको ऐसा नहीं होगा। सिंघानिया बुक जो है वो सिर्फ इस सीए के लिए नहीं, सभी के लिए, तो आप उस पर ज्यादा जोर मत देना, बस एक बार रीडिंग कर लेना, ठीक है, लेकिन इन सारी सर्विसेज पे ज्यादा ध्यान देना, ठीक। थैंक यू सो मच, ये कंप्लीट हुआ हमारा, और अब हम स्टार्ट करते हैं अगला चैप्टर, ठीक है।